पहला सवाल है दोस्तों, एक आयत के विकर्ण की लंबाई बताइए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे दोस्तों आयत का विकर्ण पूछ रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है करड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों लंबाई यहाँ पे कितना दिया है, लंबाई दोस्तों यहाँ 5 दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना दिया है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसी के दोस्तों सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 25 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा 34, करड़ी में 34 सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ दोस्तों जो गोले की ऊंचाई है, गोले की ऊंचाई जो है वो घन की ऊंचाई के बराबर है, ये प्रश्न में दिया है। तो दोस्तों गोले की ऊंचाई जो होगी, यहाँ पे गोला एक बना लेते हैं। तो गोले की ऊंचाई जो होती है ये व्यास के बराबर होती है, किसके, व्यास के बराबर होती है। तो यहाँ मिल गया कितना, व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या बराबर। और घन की ऊंचाई दोस्तों, तो घन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं a, क्योंकि दोस्तों घन में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम त्रिज्या r का मान निकाल लेते हैं। तो r बराबर कितना मिलेगा, a/2 मिलेगा। अब कह रहा है कि इनके आयतन का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन अनुपाते गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो दोस्तों घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा घाते 3 होता है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r घाते 3 होता है। तो दोस्तों a क्यूब ऐसे रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई, r का मान दोस्तों यहाँ पे a/2 है तो यहाँ रखेंगे a/2 की पावर कितना 3 हो जाएगा। इसी को दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा a क्यूब अनुपाते 4/3 पाई, a का घाते 3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और 2 पे घाते 3 का मान कितना होता है 8 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे a घाते 3 और a घाते 3 ये कैंसिल हो जाएगा और 4 1 का 4, 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 1 अनुपाते पाई बटा 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, 6 से अंश में गुणा कर देते हैं। तो 6 अनुपाते 6 पाई बटा 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 6 अनुपाते पाई। तो इनके आयतनों में जो अनुपात होगा दोस्तों 6 अनुपाते पाई, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 40 मीटर 24 मीटर माप के एक कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए 6 मीटर गुणते 4 मीटर के कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो फर्श है, फर्श की लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई कितना दिया है दोस्तों 40 मीटर दिया है और चौड़ाई कितना दिया है 24 मीटर दिया है। इसी फर्श पर दोस्तों वो कालीन बिछाना चाहता है और कालीन की लंबाई चौड़ाई कितनी है दोस्तों 6 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 4 मीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले इस फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और कालीन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों को भाग कर देते हैं। तो दोस्तों फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणते चौड़ाई, और कालीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणते चौड़ाई हो जाएगा। 4 1 का 4, 4 6 24 हो जाएगा, 6 6 ये कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना दोस्तों 40 बचेगा। तो दोस्तों 40 कालीनों की संख्या हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से जो है विभाजित हो जाती हैं। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इन्हीं दोनों दोस्तों हम 9 से भाग करेंगे। तो दोस्तों 9 1 का 9 हो जाएगा, 10 में से 9 गए 1, यहाँ उतरेगा 0, फिर 9 1 का 9 आ गया, यहाँ एक रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर दोस्तों हमसे मतलब नहीं है, हमें केवल भागफल से मतलब है। अब इसमें भी दोस्तों हम 9 से भाग करेंगे, तो डायरेक्ट इसको भाग कर देता हूँ तो 111 बार जाएगा दोस्तों, और 999 आएगा, कैंसिल करेंगे, शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। अब दोस्तों पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 9 से पूरी तरह से कट जाती हैं। तो अभिष्ट संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 111 में इस 11 को घटा देंगे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है 17, 22, 27, 32 का 20वां पद बताना है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों पहला वाला जो मान होता है उसको कहा जाता है प्रथम पद। तो प्रथम पद का मान दिया है 17। अब यहाँ पे दोस्तों हम सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर निकालने के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। तो 22 में से 17 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 20 है, क्योंकि 20वां पद हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों सूत्र लगाएंगे, nवां पद का सूत्र होता है दोस्तों a+n-1 इंटू डी होता है। n की जगह दोस्तों यहाँ 20 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 20वां पद बराबर प्रथम पद का मान दोस्तों 17 है, प्लस n का मान 20 माइनस 1, डी का मान कितना है 5 है। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 17 और प्लस 20 में से 1 घटाएं कितना आएगा 19 आएगा, और गुणते कितना 5।
तो 17 प्लस 19 में 5 गुणा करेंगे, 19 पचे 95 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो दोस्तों विसावा पद कितना होगा? 112। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तथा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का HCF ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम तीनों का फैक्टर कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम ए प्लस बी को होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। हमें दोस्तों इनका HCF चाहिए, म से निकालना है। तो म से निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा वही म सा होगा। जैसा कि दोस्तों ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ये तीनों में है, तो ए प्लस बी दोस्तों इसका ये म सा हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का लस बताइए। लस निकालने के दोस्तों लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इन तीनों का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है दोस्तों पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। इसी प्रकार दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी होता है। और दोस्तों यहाँ पे बचा है कितना? ए माइनस बी बचा है। अब दोस्तों हमें LCM निकालना है। तो लस निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले जो तीनों में मिलेगा उसको लिखेंगे। तो तीनों में दोस्तों कौन कौन मिल रहा है? ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी तीनों मिल रहा है। अब देखेंगे दोस्तों क्या दोनों में कोई मिल रहा है? दोनों में दोस्तों कोई नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। जैसे ए प्लस बी को अभी यहाँ पे हम लिखेंगे और दोस्तों इसको भी यहाँ लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को भी लिखेंगे। तो ये इसका लस हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। जैसा कि दोस्तों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, इसको और इसको। इन दोनों को मिलाकर दोस्तों सूत्र कौन सा बनता है? ये पहला वाला बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ये इसका लस हो जाएगा दोस्तों, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 11 दिया है, तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? कैसे लगाएं दोस्तों? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों में हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा दोस्तों tan स्क्वायर थीटा और यहाँ बच जाएगा 1 बच जाएगा, बराबर 1 हो गया। अब दोस्तों इसको ऐसे रख देते हैं tan स्क्वायर थीटा को। हम जानते हैं दोस्तों कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। अब दोस्तों tan स्क्वायर थीटा का यहाँ पे हम सूत्र रख देते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और यहाँ क्या बचा दोस्तों? सेक स्क्वायर थीटा बचा, बराबर 11 हो गया। अब दोस्तों क्या करते हैं? इस सेक स्क्वायर थीटा का गुणा इन दोनों में कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा का गुणा सेक स्क्वायर थीटा में करेंगे तो ये आ जाएगा सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा और बराबर कितना दोस्तों? 11। दोस्तों हमें इसी का मान पूछ रहा है कि सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 11 ही होगा। 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/3 है तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान कितना होगा? कैसे लगाएं दोस्तों? ध्यान समझिएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये दोस्तों सूत्र होता है त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पे सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं पहले कोष्टक में ए माइनस बी और दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी लिख सकते हैं, बराबर कितना? 1 है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान कितना दिया है? 1/3 दिया है। तो यहाँ रख देंगे 1/3 गुणते सेक थीटा और प्लस कितना? टैन थीटा हो जाएगा, बराबर कितना? 1। तिरछा गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो 3 का गुणा दोस्तों 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान दोस्तों कितना आएगा? 3 आएगा। 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि एक समभुज त्रिभुज की एक भुजा 6 करड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? कैसे लगाएं दोस्तों? ध्यान समझिएगा। यहाँ दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा करड़ी में 3/2 होता है। अब दोस्तों ऊंचाई पूछ रहा है, भुजा का मान कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पे 6 करड़ी में 3 दिया है और गुणते करड़ी में 3/2 हो जाएगा। तो 6 गुणते करड़ी 3 में करड़ी 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, बटे कितना? 2, 2 1 का 2, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? कैसे लगाएं दोस्तों? ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो परिवृत्त पहले बनता कैसे है? वृत्त खींचेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे यहाँ पे
ये कुछ इस तरह से त्रिभुज बना देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे ये कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे समकोण कर लेता हूँ। और समकोण के सामने वाली भुजा दोस्तों क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। जैसा कि दोस्तों ये क्या हो गया, ये व्यास हो गया, ये वृत्त का क्या हो गया दोस्तों, व्यास हो गया। और इस कर्ण का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। लंब और आधार को दोस्तों हम 6 और 8 में किसी को भी हम मान सकते हैं। तो इसको चलिए 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्या पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, ये यहाँ पे व्यास का काम कर रहा है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास का आधा कर देंगे। तो बराबर कितना मिला, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गया। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर का मान दोस्तों कितना मिला, 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 55 कितना हो जाएगा, 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले एक यहाँ पे वृत्त बना देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये एक जीवा दिया है जिसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और ये जीवा जो है दोस्तों केंद्र से 60 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पे कितने अंश कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। ये इसका केंद्र हो गया। और दोस्तों हम जानते हैं कि ये वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी त्रिज्या हो गया और ये भी त्रिज्या हो गया। और दोस्तों हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब इस भुजा के सामने का कोण b है और इस भुजा के सामने कोण a है। तो कोण a और कोण b क्या होंगे, बराबर होंगे। इनको हम मान लेते हैं यक्स। पहले दोस्तों हम इन दोनों कोणों का मान निकाल लेते हैं। यक्स प्लस 60 बराबर कितना, 180। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर कितना, 180 माइनस 60 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना मिलेगा दोस्तों, 120। यक्स का मान निकालेंगे कितना आएगा, काटेंगे 60 आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो है यहाँ पे 60 अंश का भी कोण बन गया और यहाँ भी कितने अंश का कोण बन गया, 60 अंश का कोण बन गया। जब दोस्तों त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं तो ये कैसा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यहाँ दोस्तों ए बी जीवा का मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या का मान दोस्तों कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।